जिनको पूरी धूप चाहिए, वो झाड़ों को आप ये पोर्शन में लगा सकते हैं, इस पोर्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि ईस्ट से अभी धूप मिलेगी इसको और वेस्ट से भी काफी मिलेगी। बाकी लॉन तो आपका मैक्सिमम पोर्शन खुले में आ गया, ये बेड आपके खुले में आ गए। ऐसा आप अपने इस पे मार्क कर लीजिए। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका ये काफी डिटेल में भी हो सकता है। इसको ऐसे आप अपना ग्राफ बना लीजिए, फिर उसको एक ट्रेसिंग रखिए। ट्रेसिंग बहुत अच्छा नहीं है, लॉकडाउन के कारण मुझे मिल नहीं पाया। इसके ऊपर आप ट्रेसिंग रखिए और इसको ट्रेस कर लीजिए। ट्रेस करने के बाद आप ये ट्रेसिंग को आप ऐसा ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं, और आप यदि इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें तो बेस्ट पोजीशन आप चेंज करके देख सकते हैं। जो आपको बेस्ट पोजीशन लगे उसको आप फाइनली ग्राफ पे फाइनल कर लीजिए। उससे आपको बार बार ये नहीं लगेगा कि नहीं मैंने तो लॉइन, मेरी बेड यहाँ रहती तो अच्छा बनता, वहां रहती तो ज्यादा अच्छा लगता। ये आपको बाद से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस तरह से आपको डिजाइन गार्डनिंग की करनी बेहतर है। अब ये जो आपकी प्लानिंग हो जाएगी, नेक्स्ट अंकिता। अंकिता फिर से टेक्स्ट पे आ जाना। ओके डिसाइड अपॉन द गार्डन लेआउट पैटर्न। आप म्यूट हो गए, एक सेकंड। आप म्यूट हो गए। अनम्यूट हो गया? यस यस यस। Now decide upon the garden pattern. It can be formal with geometrical या informal, जैसा अभी मैंने आपको उसमें बना के बताया। वो भी मैंने आपको बताया ट्रेसिंग पेपर कैसे रखें, उसके हिसाब से ड्रॉ कर लें, और ट्रेसिंग पेपर को शिफ्ट करके एग्जैक्ट लोकेशन जो आपको सही समझे उसको आप फाइनल करें, जिसमें कल आपको डिसअपॉइंट नहीं हो कि मैंने बेड यहाँ की रहती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब what to plant and where to plant, as per your choice, make a list or whatever you want to plant in your garden. एक आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या आपके गार्डन में आपको प्लांट करना। अब ये लिस्ट को बाइफरकेट कर लीजिए सन लविंग प्लांट्स पे और कम सन लविंग या शेड लविंग प्लांट्स। ऐसे ही जो पेरेनियल्स और एन्युअल्स है, पेरेनियल्स मतलब जो ज्यादा लंबी उम्र है, जिन 5, 6, 7 साल भी, 2 साल से लेके तो 10, 12, 15 साल तक के भी, या और ऊपर भी, वैसे झाड़ अलग आप करिए, झाड़ों की लिस्ट अलग करिए। और जो एन्युअल्स हैं, जो सीजनल्स हैं, सीजनल्स की आप लिस्ट अलग बनाइए। और बल्ब बल्ब के जो कंद वाले होते हैं उनकी आप लिस्ट अलग बनाइए। अब ये लिस्ट को फोकस करके डिसाइड करके आपको कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है ये फाइनल करनी है। और थोड़ा सा मैं उसको बताऊंगा कि उसको प्लेसमेंट कैसा होगा। फिर से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेसमेंट करना है। जो मीडियम हाइट के हैं उसको सेंटर में रखना है, बड़ी बड़ी हाइट वालों को पीछे रखना है, छोटे वाले सामने रखना है। इसी तरह से यदि आप लॉन में बीच में बेड बनाते हैं, आपका लॉन बहुत बड़ा है तो आप लॉन में भी बीच में बड़े और उससे बाहर थोड़ा पेरी छोटे, मीडियम उसके बाहर में छोटे, इस तरह से कर सकते हैं। या आपका लॉन के बीच के बेड जो है वो छोटी है तो सब आप एक साइज के रख सकते हैं। इस तरह से आपको प्लानिंग पहले से कर लेनी है। जहां पे पहले कागज पे आपको उनका नाम वगैरह सब नोट डाउन करना है, उसी स्टेज में प्लानिंग करना है। ये प्लानिंग आपके हाथ में जब हो जाएगी उसके बाद ही आप प्लांटिंग करेंगे।
अब इसमें ग्राउंड प्रिपरेशन, ये जो आपने नक्शा बनाया है इसको आपको अपने ग्राउंड पे उतारना है। इसके लिए आप फिर से जगह पे जाइए, टेप से नाप लीजिए, खूंटियां बना लीजिए, खूंटियां गाड़िए और खूंटी गाड़ के उस पे रस्सी बांध के उसमें चूने से मार्किंग कर लीजिए। इसी तरह से स्पिरिट लेवल या पाइप का लेवल, ये पाइप का लेवल भी रहता है। आजकल आप देखा होंगे मिस्त्रियों के पास में दो एक लंबा पाइप छोटा सा रहता है, उसमें पानी भर लेते हैं, दोनों तरफ से सेम हाइट पे पकड़ते हैं और उससे भी आप लेवल देख सकते हैं। तो स्पिरिट लेवल या पाइप लेवल से आप देख लीजिए कि आपके एरिया का स्लोप किधर है, क्योंकि स्लोप के हिसाब से ही आपको ड्रेनेज का रखना पड़ेगा। आप अपने एरिया का स्लोप बदल सकते हैं लेकिन इट इज नॉट प्रैक्टिकल, खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है इसमें। इसलिए आप स्लोप के हिसाब से चलें, जो नेचुरल स्लोप है वो हिसाब से चलें। बस ये चेक करिए कि आपका स्लोप 10 फुट में 1 इंच के हिसाब से, यदि 10 फुट में 1 इंच से कम है तो जहां कम है वहां भरिए, जहां ज्यादा है वहां आप छील सकते हैं, लेकिन भरना इज बेटर। वो हिसाब से आप उसको स्लोप बना लीजिए। यदि इसके बाद भी बीच में कोई गड्ढे वगैरह आते हैं तो गड्ढे को फिल करके आप उसका लेवलिंग कर लीजिए। ये जो आप ग्राउंड पे प्लान बना लेंगे, इसको चूने से मार्क कर लेंगे और इसके गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे। अंकिता, whenever you are breaking fresh grounds, यदि आपका ऑलरेडी कोई बगीचा है, फ्रेश नहीं कर रहे हैं, तो बगीचे को भी आप इसी तरह से पहले लेआउट में कर लीजिए और रीडिजाइन कर सकते हैं। कोई बहुत बड़े झाड़ हैं जिनको आप नहीं डिजाइन कर पाते, उनको रहने दीजिए, अदरवाइज रीडिजाइन भी आप कर सकते हैं। लेकिन जहां आप नया बना रहे हैं उसमें आपको जरा ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। चेक करिए कि ग्राउंड में कंटेमिनेशन तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का तो नहीं है, जो बहुत ज्यादा होता है। ज्यादातर नए ग्राउंड में कंस्ट्रक्शन मटेरियल का डेब्रिस होता ही है, स्पेशली यदि आप शहरी एरिया में हैं तो होता ही होता है। वो आप देखिए है क्या, कैसा क्या करना उसको अपन बाद में बताता हूँ। फिर आपके वहां की सॉइल का टाइप क्या है, मुरुम है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, सैंडी लोम है या और कोई तरह की सॉइल। हर सॉइल को अलग अलग ट्रीटमेंट लगता है, इसलिए आप वो पहले चेक करिए कि आपका वहां का कैसा है। यदि मुरुम है, अंकिता एक पिक्चर भी होगा ना इसमें, शायद नेक्स्ट में होगा, नहीं आगे आएगा, ठीक है, वी विल एक्सप्लेन इट दैट टाइम। मुरुम है तो वहां पे आप डिग आउट करिए, 1.5 फुट, 1.5 फुट खोद लीजिए, ऊपर के 3 इंच अलग कर लीजिए जिसमें कंटेमिनेशन होगा, बाकी 1.5 फुट खोद के बचा हुआ पोर्शन खोद के अलग रख, उसको छान लीजिए। जो बचा हुआ है 3 इंच जो ऊपर का है कंटेमिनेटेड, वो तो कोई काम नहीं आएगा। जो 1.5 फुट अपने में से 3 इंच छोड़ के बाकी 1 फुट 3 इंच खोदा है उसको आप छान लीजिए। बारीक पत्थर आपको नहीं अलग करना है, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही अलग करना है। बारीक पत्थर जो कंकड़ होते हैं, कंकड़ आपकी सॉइल को अच्छा करते हैं, तो कंकड़ को रिमूव नहीं करना है। सिर्फ बड़े कोई पत्थर आते हैं, समझ लीजिए आधे इंच से ऊपर के जो हैं उनको ही आप रिमूव करिए, उनसे नीचे के रिमूव करने की जरूरत नहीं। अब इसको ओरिजिनल सीव्ड सॉइल जो आपने ली उसमें मिक्स करना है, गार्डन सॉइल, सैंड वगैरह। तो आपको गार्डन सॉइल इसमें लेना है, सैंड लेना है, वर्मी कंपोस्ट लेना है। वर्मी कंपोस्ट यदि नहीं हो लेकिन बहुत अच्छा बुरा हुआ आपको गोबर मिलता है तो गोबर भी आप यूज कर सकते हैं।
लेकिन गोबर में बहुत सारे कंटेमिनेशन आ जाते हैं, कीड़ों के भी कंटेमिनेशन आते हैं, फंगस के भी आते हैं, क्योंकि बाजार से जो गोबर मिलता है वो सही नहीं मिलता, फंगस भी उसमें आ जाती है। इसलिए बेस्ट है कि वर्मी कंपोस्ट आप यूज करें। हल्का सा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन उससे बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वीड्स के बीज भी उसमें नहीं होते, तो वर्मी कंपोस्ट ही यूज करना बेटर। थोड़ा सा नीम खली यूज कर सकते हैं। इसमें आप जो है, जो ओरिजिनल सीड सेंड है आपकी, जिसमें से बड़े पत्थर निकालेंगे, उसको 1:1:1 के प्रोपोर्शन में, जहां गार्डन सॉइल हो 1 जो आपने निकाली, सेंड हो आधा गमेला, एक गमेला सपोज गार्डन सॉइल है तो आधा गमेला सेंड हो, एक गमेला सेंड हो, आधा गमेला वर्मी कंपोस्ट, इस तरह से मिक्स करें। 2-3 मुट्ठी उसमें नीम खली डालें और इसको 3 इंच ग्राउंड लेवल के ऊपर तक भर लें। यदि आपके यहाँ इंसेक्ट्स ज्यादा है, दीमक का प्रॉब्लम है, तो आप 2-4 मुट्ठी इसमें इंसेक्टिसाइड पाउडर भी मिला सकते हैं। वैसे मैं एडवाइस कम ही करूंगा, क्योंकि इससे नुकसान ही ज्यादा होता है वातावरण को। यदि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो खुद ही चले जाएंगे जब उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम हो तो ही आप इसको यूज करें, नहीं तो नहीं। ये हो गया यदि आपकी एरिया मुरुम का है। यदि ब्लैक कॉटन सॉइल है, जो सेंट्रल इंडिया में तो बहुत ज्यादा ब्लैक कॉटन सॉइल का प्रादुर्भाव है, बाकी एरिया में बॉम्बे साइड में ब्लैक कॉटन कम है। यदि टोटली ब्लैक कॉटन है, मैं आपको आप बाद में बताऊंगा भी कि इसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके सॉइल में क्ले का परसेंट कितना है, ह्यूमस का परसेंट कितना है, सैंड का परसेंट कितना है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। यदि ब्लैक कॉटन सॉइल है या दूसरी भी कोई दूसरी सॉइल है मुरुम छोड़ के, तो आपको फिर से 1.5 फुट खोदना है। उसको ब्लैक कॉटन सॉइल है तो टोटली डिस्कार्ड कर देना है। इसमें गार्डन सॉइल बाहर से ला के आपको भरना है। वो गार्डन सॉइल में आपको आधा गमेला वर्मी कंपोस्ट मिक्स करना है, एक गमेला वर्मी कंपोस्ट या क्वालिटी कंपोस्ट यूज करना है, आधा गमेला नीम खली पर स्क्वायर फुट यूज करना है, और बेड एरिया से फिर से 3 इंच ऊपर तक के आपको भरना है। इसमें फिर से आप इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं यदि टर्माइट्स का प्रॉब्लम ज्यादा है। यदि आपका एरिया बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज, तो उसमें ये करना अनइकोनॉमिकल हो जाता है। इस केस में आप 100% गार्डन सॉइल फिल ना करें, सिर्फ हाफ ऑफ द बेड हाइट्स खोद ले पूरा, आधा को वही सॉइल से भर दें और आधी को गार्डन सॉइल से। यही प्रोपोर्शन में सैंड सॉइल का जो मैंने प्रोपोर्शन बनाया उसी में। यदि आप पूरा भरेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, तो पूरा नहीं भरे उस केस में यदि बहुत बड़ा एरिया है तो आधे में करें। थोड़ा सा अपने को रिजल्ट लेट आएगा, लेकिन विल बी मोर इकोनॉमिकल। यदि आप फॉर्चुनेट हैं और आपका एरिया सैंडी-लोन, अंकिता चेन हसन, ठीक, just scrape the top 3 inch to remove contaminated and lose the whole area. आधी सॉइल रिमूव करिए, उसमें कोई बड़े पत्थर हो तो वो रिमूव कर लीजिए। इसमें वही वही प्रोपोर्शन, आधा गमेला वर्मी कंपोस्ट, इसको पूरा पूरा आपको सैंडी लोम ही यूज करनी है और कुछ नहीं ऐड करना है। गमेला, आधा गमेला वर्मी कंपोस्ट आपको ऐड करना है, आधा किलो नीम खली यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये बेड को 3 इंच ऊपर तक के भर लें। आप खोदेंगे जरूर पूरा 1.5 फुट, खोद के आपको रिफिल करना, क्योंकि नॉर्मल जमीन इतनी कॉम्पैक्टेड होती है कि जड़ों को
नीचे बढ़ने में तकलीफ होती है। तो आपको पूरा 1.5 फुट लेना है, लेकिन वापस उसी से भरना है। और ये थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और ये सब उसमें मिला के फिर भरना है, और 3 इंच अबव ग्राउंड। इसमें आपका खर्चा बहुत कम होगा, क्योंकि बाहर से सॉइल लाके आपको नहीं डालनी पड़ेगी। ये नॉर्मली ये एरिया होता है सैंडी लोम का, जो नदी या नालों के किनारे का भाग होता है, उसमें वो ज्यादातर सैंडी लोम होता है, उसमें आपको ये सब खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अंकिता चेंज। अब थोड़ा सा ये इसमें कुछ पिक्चर्स आ रहे होंगे तो पिक्चर्स दिखा दो, ये चेंज करके देखो आगे बनेगी, और आगे देखो। आपने जो पिक्चर्स भेजे थे वो दिखा सकते हैं, यहाँ पे हैं पिक्चर्स, ये हाँ, क्लाइंबर्स। नहीं, क्लाइंबर्स नहीं, उसके पहले की पिक्चर्स हैं। अच्छा नहीं, ये जान लीजिए, जान दो, वो कल वाले ये होंगे। Then फिर से इसी पे प्रोक्योरिंग प्लान्स पे आ जाइए, और मेरे को मेरा कैमरा चालू। ओके। अंकिता अनम्यूट करना उनको। अनम्यूट करिए सब, अनम्यूट। या आई एम ट्राइंग, मेरे से अनम्यूट नहीं हो रहा हाँ, है। तो वहां से हुआ, ठीक। हो गया सर, हो गया। हाँ, ये देखो, ये है सैंडी लोम, दिख रही है सब? जी जी दिख रही है। हाँ, ये सैंडी लोम है, ये बेस्ट सॉइल है, ये वर्मी कंपोस्ट है। अब ये वर्मी कंपोस्ट के थोड़े से डिटेल देता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट बनता कैसे है। जो केंचुआ होता है अपना, अर्थवॉर्म्स, ये अर्थवॉर्म्स को काउडंग या एनी डंग, गोबर फीड किया जाता है, वो इसको खाते हैं। जो उनका एक्सक्रीटा होता है वो वर्मी कंपोस्ट के फॉर्म में बाहर आता है। ये बहुत सबसे बढ़िया खाद होता है, नेचुरल खाद में तो सबसे ही बढ़िया होता है। इसमें किसी तरह के फंगल या और कुछ बीजे ये सब चीज नहीं आते। तो वर्मी कंपोस्ट इज द बेस्ट मैन्योर। इसमें सब तरह के अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, उसको भी आपको सब ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं वर्मी कंपोस्ट यूज करने से। ह्यूमिक एसिड इसमें होता है, ये सब आपको वर्मी कंपोस्ट में मिल जाता है। इट इज बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज कोकोपिट। ये कोकोपिट जो होता है, ये नारियल की जो ऊपर का पोर्शन होता है, भुसा, छिलके, जो अपना बाल सरीखे, ये उससे बनता है। ये साउथ में बहुत ज्यादा बनता है, साउथ से ही आता है ज्यादातर। ये ऐसे लूज फॉर्म में भी मिलता है, और लूज के साथ साथ इसकी ब्रिक्स भी आती है। ब्रिक्स को आपको पहले पानी में डाल देना पड़ता है, उनको भीजने देना पड़ता है, फिर बाहर निकाल के उसका पानी ड्रेन करने के बाद उनको फोड़ लेना पड़ता है। तो फैल जाता है, काफी एक्सपेंड हो जाता है। ये आपको कोकोपिट मिलता है, ये कोकोपिट है, ये वर्मी कंपोस्ट है, और ये सैंडी लोम है। बाकी सैंड तो आप लोगों ने देखी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बताने की जरूरत है। ये सब 3 चीजें आपके पास प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए, यही आपको भरने के लिए काम आती हैंग हो गया है कैमरा। है। हो गया, आ गया। हाँ जी हाँ जी, आ गया आ गया। अब फिर से इस पे आ जाइए।
स्पैन है। ठीक है, procuring plants. हाँ तो इसी पे थे। हाँ, procuring plants। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्लांट्स की आप लिस्ट बना लेंगे। अब लिस्ट के हिसाब से आपको पूरा ढूंढना पड़ेगा। आप अपने घर के आसपास की या शहर की नर्सरीज विजिट करना चाहिए और वहां आपके पास जो लिस्ट है, लिस्ट के हिसाब से प्लांट्स को ढूंढेंगे। यू हैव टू हंट फॉर देम। ये कोई जरूरी नहीं आपको एक ही नर्सरी में सब मिल जाएंगे। एक ही नर्सरी में पहले आप डिसाइड करेंगे नहीं कि आप झाड़ खरीदने के पहले आप कई नर्सरी घूमेंगे। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनके आगे आप बाजू में लिख लीजिए कि कौन सी नर्सरी में अवेलेबल है। तुरंत आप खरीदे नहीं, फिजिकली आप वेरीफाई करें प्लांट्स को। नर्सरी वाले से उनकी हैबिट्स और रिक्वायरमेंट के बारे में भी पता करें। गूगल पे इसको क्रॉस चेक भी करें या आपके कोई नॉलेजेबल फ्रेंड से भी आप पूछें। बाकी कॉम्पिटिटर्स की नर्सरीज में भी आप देखें और फिर आप हेल्दी प्लांट्स ही सिर्फ चुनें और जिसके पास में अवेलेबल हाँ वहां से हेल्दी प्लांट्स ही लें। अच्छा, प्लांट्स आपको बड़े भी नहीं लेने हैं, बहुत छोटे भी नहीं लेने, मीडियम साइज प्लांट्स ही लेने, क्योंकि बड़े प्लांट्स में मॉर्टेलिटी ज्यादा हो जाती है, वैसे ही छोटे प्लांट्स में भी मॉर्टेलिटी ज्यादा होती है। मीडियम साइज बराबर रहता है, आपके यहाँ उसको एडजस्ट होने को भी टाइम बराबर मौका मिलता है। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम में फर्क पड़ता है, लेकिन समय, क्योंकि गार्डनिंग आप एक तुरंत के लिए नहीं कर रहे, इट इज अ लॉन्ग टाइम थिंग, तो आपको आगे का सोच के करना, इसलिए आपको इस तरह के प्लांट लगाना है जिनकी जो ग्रोथ में भी हेल्दी हो। तो मीडियम साइज आप प्लांट्स लेंगे तो ग्रोथ में भी हेल्दी रहेगी। ऐसे ही जब आप सीजनल लेते हैं, सीजनल मतलब जो सीजनल प्लांट्स के आप पौधे नर्सरी से डायरेक्टली ले लेते हैं, ये आप सीड लगा के भी उनको ला सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप डायरेक्टली नर्सरी से सीजनल्स के प्लांटलेट्स लें। तो आप जो प्लांटलेट लेते हैं वो आपको छोटे छोटे पैकेट्स में मिलते हैं। उसमें भी आपको देखना है कि हेल्दी ग्रोथ वाले हो, बड़े न हो। बड़े जो होते हैं वो ज्यादातर दुबले होते हैं, लैंकी, और लैंकी होने से आपके लगाने के बाद वो ज्यादा नहीं टिक पाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो आपको छोटे ही प्लांट्स लेने हैं, ये ध्यान रखें। हेल्दी प्लांट लें, छोटे प्लांट। जो बेचने वाले हैं उनको तो अपना माल जल्दी निकालना है, तो वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं कि देखो इतना अच्छा इसमें फूल आ गया है, ये बड़ा हो गया है, आपको तुरंत का फूल मिलेगा। ये बातों पे नहीं जाए। उस झाड़ को तो फूल देना है तो आपके यहाँ पे आके दिया हुआ ज्यादा अच्छा है। उसके यहाँ से फूलता हुआ पौधा मजबूरी में ही लाएं, अदरवाइज फूलते हुए पौधे को नहीं लाएं, छोटे ही पौधे लाएं। और हेल्दी पौधे लाएं, उनकी लंबाई पे नहीं जाए, थोड़े से उसके मोटाई और स्ट्रेंथ पे जाए। सीजनल्स और एनुअल्स, इनकी लाइफ जो होती है, लाइफ स्पैन ज्यादा होती है। सीजनल्स की होती है 3 to 6 months, एनुअल्स की होती है 2-4 साल। सीजनल्स ये आप अलग अलग छांटे ही होंगे, सीजनल अलग, एनुअल्स अलग। ये आपको सीजनल एनुअल्स आपके क्लाइमेट के हिसाब से भी आपको चुनना पड़ रहेगा। वो आपका नर्सरी वाला आपको बराबर गाइड कर पाएगा कि आपके एरिया में कौन से ठीक होंगे। यदि मैंने आपको कोई प्लांट सेंट्रल इंडिया के बता दिए, वो आपको कोस्टल में नहीं ठीक रहेंगे, और कोस्टल के प्लांट मैंने आपको बता दिए तो आपको सेंट्रल इंडिया में नहीं मिलेंगे। इसलिए वो आपको प्रॉपर नर्सरी वाला ही जहां से आप लेंगे सीजनल्स और एनियल्स, वही आपको प्रॉपर गाइड उसका कर पाए कि कौन से सीजनल्स आपके एरिया में होते हैं। अब यहाँ पर हमारे यहाँ विदर्भ में गर्मी बहुत होती है, इसलिए बहुत से सीजनल्स यहाँ नहीं आते, जबकि आपके बॉम्बे साइड्स में या उधर पुणे एरिया, इवन दिल्ली एरिया, यूपी में नॉर्थ में
ये ज्यादा आ जाता, अच्छे से आ जाता। साउथ में भी हिल एरिया में अच्छे आ जाते, बाकी एरिया में नहीं आ पाए। तो आपको वो देख के ही लेना कि जो आपके यहाँ सीजनल्स टिके और फ्लावरिंग हो। आप लगा दें, कुछ शुरू शुरू में ठीक रहे, बाद में गर्मी बढ़ जाएगी और मर जाएंगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। आपको उसी तरह के सीजनल लेंगे। अंकिता, नेक्स्ट पेज। These are to be replaced। ये जो सीजनल है ये आपको हर साल रिप्लेस करने पड़ते हैं, इसलिए इनकी जगह भी इस तरह से अपने को चुननी पड़ती है जहाँ पे रिप्लेसमेंट इज इजियर। पीछे आप एनुअल्स या बड़े प्लांट्स लगाइए, सामने सीजनल्स लगाइए, तो आपको रिप्लेसमेंट में भी ठीक रहते हैं। सीजनल में सिर्फ जो बहुत बड़े होते हैं जैसे कॉक्स, ये अपने यहाँ कॉक्सकॉम भी कभी कभी लंबा हो जाता है। कुछ वेराइटीज हैं जिनकी हाइट ज्यादा होती है, वही सीजनल्स आप वॉल के किनारे भी लगा सकते हैं। बाकी सीजनल्स को आप थोड़ा सा दूर ही लगाएं बेड में, पीछे बड़े झाड़ी। सीजनल्स में मैरीगोल्ड है, जरबेरा है, क्रिजेंथेमम्स है, कॉक्सकॉम है, ये सब सीजनल्स में आ जाए। और भी बहुत से टाइप के हैं, आप भी लिस्ट में आप चुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से सीजनल हो सकते हैं। पेरिनियल्स जो होते हैं झाड़, उनकी नॉर्मल मीडियम हाइट होती है 2 से 3 फुट, कुछ उससे बड़े भी होते हैं लेकिन 2 से 3 फुट होती है। इनको आप हाइट मेंटेन करने के लिए प्रून भी कर सकते हैं, तो ये सेकंड लेयर में या वॉल के किनारे ये आप ले सकते हैं। इससे बड़े जो होते हैं 5 से 7 फुट के, इनको भी आप प्रून कर सकते हैं। प्रून करके आप उनकी हाइट भी मेंटेन कर सकते हैं। ये जो एनुअल्स हैं, ये इसमें रोजेस आ जाएंगे, मीडियम हाइट वाले जो हैं इसमें रोजेस आ जाएंगे, मोगरा आ जाएगा, चमेली, जाई जुई, जाट्रोपा, जासवंत। अब ये जासवंत में बहुत सी वैरायटीज हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो वैरायटी के हाइट के हिसाब से आप चुनें। रात रानी है, ये सबको आप प्रूनिंग भी छोटे में कर सकते हैं, बिना प्रूनिंग किए भी ये अच्छे पीछे बड़े हो सकते हैं। अब बड़े होने के बाद प्रूनिंग भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके टेस्ट। ऐसे ही जहाँ बिल्कुल वॉल है, वॉल के किनारे आप झाड़ भी ले सकते हैं, ट्रीज जिसको बोलते हैं। या ट्रीज आप घर से, यदि आप लॉन नहीं लगा रहे हैं तो घर से थोड़े दूर दूर पे भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपका एरिया कितना बड़ा है, क्योंकि झाड़ आप जहाँ लगाएंगे वहां आपका शेड आएगा। नॉर्मली आपका जो पाथवे है, कार जहाँ से आपकी एंटर होती है, बड़ा दरवाजा है, तो पाथवे के एक साइड में छोटी क्यारी में भी आप झाड़ लगा सकते हैं। वो बड़े ट्रीज आपको शेड देंगे जो आपको गर्मी में वो पाथवे को ठंडा रखेगा, वो भी आप कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्लानिंग कि कहाँ क्या लगा। अब importance of trees is very much in gardens, but please decide as per your garden size and shade which will fall after they grow. There are so many flowering options available और different heights के available, जैसे पारिजात है, चाफा है, गुलमोहर है, चंपा है, ये सब आपने जगह जगह देखे होंगे। नहीं तो भी मैं कोशिश करूंगा आपको इनके पिक्चर्स भी दिखाने के लिए आगे। ये सब आप ट्रीज वेराइटीज हैं, इसको आप ले सकते हैं। इसमें अशोका भी है। अशोका में 2 टाइप होते हैं, एक फैलने वाला और एक स्ट्रेट जालने वाला, जिसको ड्रूपिंग अशोका बोलते हैं, जो स्ट्रेट ग्रो होता है। जो स्ट्रेट ग्रो हो रहा है, जहां आपको उसकी छांव ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है छांव से, वहां आप स्ट्रेट ग्रो होने वाले अशोका लगा सकते हैं। या जहां आपको, कई बार अपने को होता है कि अपने पड़ोस में किसी का मकान है, अंकिता चेंज, वहां आपको स्क्रीन बनाना रहता है,
अंकिता, अंकिता, हाँ, स्क्रीन जहां आपको पिक्चर्स के पहले स्क्रीन जहां आपको बनाना रहता है, वहां पे आपको स्क्रीन के लिए, स्क्रीन मतलब एक आड़ आड़ बनाते हैं आप। बाजू के मकान वालों का डिस्टरबेंस, आप लॉन में बैठे हैं तो आपको लगे कि डिस्टरबेंस होता है, वो नहीं हो, तो उनका व्यू आपको बार करना। वो व्यू बार करने के लिए आपको लंबे टाइप के झाड़, उसके लिए आप कैजुरीना यूज कर सकते हैं, बेम्बू यूज कर सकते हैं, अशोका, खास करके ड्रूपिंग अशोका यूज कर सकते हैं, अरेका पाम बहुत अच्छा होता है इस काम के लिए। ये आप जहां का व्यू आपको ब्लॉक करना है उस तरफ ले आप, या घर में आपका कोई एक बेडरूम है तो आपको आपके गार्डन से बेडरूम के अंदर का व्यू ब्लॉक करना है, उधर आप ये यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी प्लान कर सकते हैं। इसके लिए ये इंटीग्रल पार्ट आपका गार्डन का बन जा सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है। इसके लिए आपको ट्रेलिस की जरूरत पड़ सकती है, या आपके बाउंड्री वॉल पे भी आप लगा सकते हैं, या घर के साइड में जो ग्रिल्स है, यदि पोर्टिको है, उसकी ग्रिल आती है, ग्रिल पे भी आप चढ़ा सकते हैं। गार्डन में आपको लॉन बड़ा नहीं करना है, या बहुत बड़ा लॉन है उसमें आपको परगोला बनाना है, उस पे भी आप ये यूज कर सकते हैं। या कुछ तरह की ऐसी भी क्रीपर्स होती हैं जो आपके घर की वॉल पे चिपक के चलती है, आप उधर भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक चिपकली बेल कहलाती है, वो आपको घर के ऊपर आप घर के साइड में लगाएंगे तो आपका प्लास्टर के किनारे किनारे प्लास्टर का ग्रिप पकड़ते पकड़ते बढ़ जाती है और पूरा एरिया कवर कर देती है। मैं आपको आगे से पिक्चर दिखाऊंगा उसके। बाकी रंगून क्रीपर है, क्रीपर्स में जो आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, रंगून क्रीपर है, एक रेलवे क्रीपर करके आता है, कृष्ण कमल का होता है जिसको पैशन फ्लावर भी बोलते हैं, बोगनविला भी लगा सकते हैं आप। कुछ रोज में भी क्रीपर की वैरायटी है, स्पेशली येलो रोज क्रीपर होता है, एक पिंक रोज क्रीपर भी होता है। फिर अपने मनी प्लांट है, मनी प्लांट में बड़े पत्ते वाले जो मॉन्स्टेरा कहलाते हैं, जिनके पत्तों में छेद छेद जाली टाइप भी बना होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे कई तरह के क्रीपर्स भी आते हैं। चेंज, ऐसे ही बल्ब्स, इन्यूमरेबल टाइप के बल्ब आते हैं। ये बल्ब, ज्यादातर बल्ब आपको सीजन में ही फूल देते हैं। बल्ब मतलब कंद। अब कंद कंद कई तरह के होते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा, कितने टाइप के कंद आप देख सकेंगे। तो कंद में कुछ कांदा टाइप होता है, कुछ अपने आलू टाइप के कंद होते हैं, कुछ कंद होते हैं अदरक सरीके, जो नॉर्मल बल्ब बोलते हैं कांदे टाइप। जो आलू टाइप के होते हैं वो बल्ब नहीं होते, नॉर्मल कंद के नाम। और जो अदरक टाइप होते हैं उनको राइजोम्स बोलते हैं। तो ये आप देखेंगे कहीं जब लेने भी जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप के कंद मिलेंगे, अलग अलग चीजों के कंद मिलेंगे। तो वो आपको टाइप के हिसाब से, उनके फूलों के हिसाब से आपको पॉट पॉट में या जमीन में लगाना है। बेड में भी लगा सकते हैं आप, पॉट में भी लगा सकते हैं। ज्यादातर बल्ब्स की डोरमेंसी पीरियड होता है। डोरमेंसी मतलब कि आपने लगा दिया, उसमें पत्ते भी आ गए, फूल भी आ गए, उसके बाद उसका सीजन निकल गया, वो सो जाए। सो जाने के बाद उसको आप वहां से रिमूव मत करिए। जो बाकी आजू बाजू झाड़ों को पानी आप दे रहे हैं, हल्का सा पानी उसको भी मिलता रहेगा, मॉइस्ट रहेगा। और उससे जब फिर से सीजन चालू हो गया, अपने आप उसमें पत्ते फूटेंगे, अपने आप फिर से फूल आएंगे, अंदर कंद बड़ा भी होता जाएगा और डिवाइड भी होके 2, 4, 5, 10 भी बनते जाएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले खाली फॉइलेज देते हैं, बाद में फॉइलेज सूख जाता है और अकेला फूल मिल जाता है। या कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अकेला फूल पहले आता है, फूल सूख जाने के बाद उसका फॉइलेज आता है।
जैसे एक मे फ्लावर आपने देखा होगा, बड़ा फुटबॉल टाइप का फूल होता है, कंद से ही आता है। अकेला फूल आप देखेंगे और सिर्फ फूल खिला है कंद में, और फूल खिलने के बाद फूल जब खत्म हो जाएगा तब उसके पत्ते नीचे से आएंगे। फिर कुछ 1 आध 2 महीने बाद में गर्मी बढ़ने पे वो पत्ते भी बंद हो जाएंगे, खाली कंद जमीन में पड़ा रहेगा। अगले मई के पहले अपने आप फिर से जर्मिनेट, बस थोड़ा सा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसको सही मिला तो बढ़ जाए। ऐसे ही आप लोगों ने कई देखे होंगे कि रेन फ्लावर्स होता है, रेन लिली कहलाता है, गुलाबी रंग के, पीले रंग के, सफेद रंग के होते हैं। ये रेन लिली हमेशा जिंदा रहता है, हरा रहता है, हल्का सा भी पानी आया तो उसमें फूल आए। जैसे इतनी गर्मी में भी अभी 2-3 दिन जो पिछली बरसात हुई उससे नागपुर में रेन लिली अपने आप आती। बरसात के मौसम में तो बहुत अच्छा आता है, बाकी टाइम में भी बीच बीच में रेन लिली आ जाती है। इसको, इन सबको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर प्रॉपर रहा कि ऑटोमेटिकली रीजनरेशन। कुछ क्रीपर्स के भी नीचे कंद और ये होते हैं, जैसे ये अपना ये होता है, उपवास में अपन ज्यादा खाते हैं, आलू सरी का, जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं। ये स्वीट पोटैटो क्रीपर होता है। ये स्वीट पोटैटो का आप थोड़ा सा क्रीपर करके भी ले सकते हैं, आप उसको ग्राउंड कवर करके भी यूज कर सकते हैं। दहलिया जो होता है उसका कंद होता है। ट्यूब रोज जिसको निशिगंध बोलते हैं उसमें कंद होते हैं। बहुत सारे लिलीज और लिलियम्स हैं, बहुत सी वेराइटीज, हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज हैं। कुछ आपके यहाँ उग पाएंगी, कुछ नहीं उग पाएंगी, आपको नर्सरी वाला प्रॉपर बोलेगा या आपको गूगल पे पता चलेगा। ग्लेडियोलीज, इसके स्पेशली हमारे एरिया में तो ग्लेडियोलीज लग जाते हैं। रेडीमेड कंद आप लगाएंगे बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे रंग भी देंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि आप वो कंद को फिर से प्लांट करेंगे तो सब तरह रंगों के प्लांट फिर से नहीं होते, आपको दोबारा खरीदने पड़ते। कुछ हैं जो फिर से दोबारा आ जाते। एस्परेगस की भी बेल होती है, आप देखते होंगे जरा बाल बाल टाइप के उसमें पत्ते होते हैं, सुंदर होता है, काफी बड़ी बेल, वह भी बेल में आ जाता है। कैलेडियम्स, एस्परेगस के भी नीचे कंद होते हैं। कुछ एस्परेगस की वैरायटी ईटेबल्स भी होती है, वेजिटेबल्स में भी आती है, लेकिन सब वैरायटीज एस्परेगस की ईटेबल नहीं है। तो आप गलती से भी सब कंदों को खाने की कोशिश में मत जाइएगा। जो ईटेबल वैरायटी है एस्परेगस की वही आप कंद खाने के यूज में कर सकते हैं, अदरवाइज वो कंद नहीं खाएं। कैलेडियम्स है, वो भी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा। कैलेडियम्स में हरे पत्ते होते हैं, सफेद पत्ते होते हैं, कलर्ड होते हैं, कलर्स डॉट्स होते हैं, कलर्स में डिजाइन होती हैं। बहुत सी वेराइटीज कैलेडियम्स होती हैं, उसमें भी कंद। बेगोनिया भी बहुत कॉमन चीज है, बेगोनिया में भी नीचे कंद होता है। ये सब कंद वाली वैरायटी। अब अपन देखेंगे हाउ टू प्लांट इन बेड्स। इसमें आपको जैसे पहले मैंने बेड बताया था, अपन टॉपिक वाइज कवर करेंगे, पॉट्स में बाद में आएंगे। मुझे मालूम है अपने से ज्यादातर लोग पॉट गार्डन में, टेरेस गार्डन में, बालकनी गार्डन में ज्यादातर इंटरेस्टेड है, लेकिन बेसिक्स आर दी सेम। पहले अपन बेड से चालू करेंगे कि हाउ टू प्लांट थिंग्स इन बेड। आपको बेड आपकी पहले बताए हुए इंस्ट्रक्शन से तैयार हो गई। आप उसका इमेजिन करिए साइज के हिसाब से, उसमें पेरेनियल कहाँ फिट करने हैं ये आप चुन लीजिए, स्पेस के हिसाब से आप उनको चुनिए। एडजेसेंट प्लांट के बीच में कितनी जगह छोड़नी है, ये आपको प्लांट के ऊपर जब आप देखेंगे जो प्लांट लगा रहे हैं उसको बड़े होने पे कितने जगह का रिक्वायरमेंट होता है, उसका फैलाव कितना होता है, वो फैलाव के हिसाब से आपको दूसरा प्लांट लगाना। यदि आप वो फैलाव का कंसिडरेशन अभी नहीं करेंगे तो बहुत कंजस्टेशन होता है। कंजस्टेशन में आपको फ्लावर्स भी प्रॉपर नहीं मिलेंगे, उसकी ब्यूटी भी नहीं है। तो स्पेस
का रिक्वायरमेंट आपको प्लांट के हिसाब से ही चुनना है कि कितने दूरी पे एक एक प्लांट आप लगाएंगे। इसको आपको अब जब आपका प्लांट रेडी है, आपने प्लांट भी चुन लिया कौन सा आपको लगाना है, तब उसके लिए होल डिग करिए बेड में। जो आपके प्लांट का साइज का पैकेट समाए वो हिसाब से आपको होल की गहराई रखना। क्योंकि बड़ी गहराई ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ऑलरेडी प्लांट बेड में जमीन खोद के रीफिल करके आप कर चुके हैं, इसलिए उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा। आपको प्रॉपर साइज ऑफ होल पैकेट के हिसाब से बना। डिटैच करना है इसके पॉलिथीन के ऊपर का, रिमूव करना। सबसे अच्छा तरीका है पॉलिथीन रिमूव करने के लिए कि आप हाथ में ब्लेड लें, ब्लेड से कट मार दें पॉलिथीन पे और उसको हाथ से जैसा अपन छीलते हैं ना वैसे पॉलिथीन को छील के अलग। आपको पूरा प्लांट का बॉल हाथ में रखना है। अब ये जो बॉल है, ये बॉल को आपको देखना है कि किस तरीके का बॉल, इसकी जड़ें अंदर कैसी फैली हुई। यदि जड़ें गोल 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 घूम गई है बॉल, तो आपको उनको थोड़ा सा खींच के बाहर करके सीधा कर, क्योंकि वो प्लांट की हैबिट जड़ें गोल घुमाने की हो गई। आप लगा भी देंगे तो जड़ें गोल घूमने, गोल घूमने से उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। उस केस में आपको जड़ों को खोल लेना। यदि गोल नहीं घूमी हुई है, लूज है, तो अच्छा, लूज नहीं है तो आपको उनको खुला कर। खुला करने के बाद यदि आपको देखते हैं कि आपके गड्ढे में वो जड़ें ज्यादा बड़ी या छोटी हो रही हैं, तो गड्ढे का साइज वो हिसाब से आप बड़ा छोटा कर लें। उसमें बाद में आप लेकिन प्लांट पौधा को पॉलिथीन से बाहर निकालने के बाद ही आपको उसका अंदाज लगेगा। यदि बढ़ाना है छोटा करना है, तो छोटा तो क्या करने की जरूरत नहीं, बढ़ाना है आपको तो जड़ों के हिसाब से आपको बाद में ही गड्ढे को बढ़ाना। गहरा करना है तो भी आपको बाद में ही करना पड़ेगा जब आप हाथ में जड़ों सहित पैकेट रहेंगे। अब आपको क्या करना है, तो होल में एक मुट्ठा बोन मील मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मार्केट में आराम से मिल जाता है, टेरामेल या बोन मील के नाम से। ये आपको एक मुट्ठी डालने, उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट भी एक दो मुट्ठी डालना है, और एक्सकेवेटेड सॉइल जो गड्ढे में से आपने बाहर निकाली है सॉइल, जड़ें स्ट्रेच करने के बाद, रूट बॉल देखने के बाद, प्लांट जगह पे रख के वो ये नीचे ये दोनों चीजें डाल के वो एक्सकेवेटेड सॉइल आप डाल। ये दोनों आपको नीचे इसलिए डालना है कि अभी आप ऑलरेडी जब आपने बेड प्रिपेयर किए उसमें आप यू हैड ऑलरेडी यूज्ड वर्मी कंपोस्ट एंड यू हैड ऑलरेडी यूज्ड अदर थिंग्स आल्सो, नीम खली वगैरह यूज कर चुके हैं, तो दोबारा डालने की जरूरत उस सॉइल में नहीं है। लेकिन गड्ढे में नीचे इसलिए डालने की जरूरत है कि जैसे ही आपकी जड़ें वहां पहुंचेंगी तो उसको ग्रोथ के लिए तुरंत ये इस तरह की चीज मिलेगी, वर्मी कंपोस्ट भी और बोन मील भी, जो धीरे धीरे रिलीज होगी। तो धीरे धीरे रिलीज होके आपकी सॉइल, आपकी जब जड़ें वहां तक पहुंचेंगी तो उनको इमीडिएटली वो मिलना ज्यादा क्वांटिटी में चालू, ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगी तो अच्छी ग्रोथ इनिशियली है। इसलिए आपको गड्ढे में नीचे डाल। अब दूसरी चीज कि आपको प्लांट की आई लेवल देखना। प्लांट का आई लेवल क्या होता है, तो आप जब पैकेट में देखेंगे, पैकेट में जो मट्टी का लेवल, तो मट्टी के लेवल और प्लांट जहां से मट्टी के लेवल से बाहर आ रहा है, दैट इज द आई लेवल। ये आई लेवल आप प्रॉपरली मेंटेन करेंगे तो आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, उसके मॉर्टेलिटी के चांसेस भी बहुत अच्छे। यदि आई लेवल में आप फर्क कर लेंगे तो प्लांट को थोड़ी सी तकलीफ। आपको जो मट्टी भरना है प्लांट रखने के बाद, सबसे पहले तो इस लेवल तक के बढ़ना, ये लेवल आपके ग्राउंड लेवल के बराबर होना चाहिए। आपका ग्राउंड लेवल और प्लांट का आई लेवल ये एक समान आना चाहिए।
ये एक समान आने के बाद थोड़ी सी और आप मट्टी भरेंगे। वो इसलिए कि जब आप पानी देंगे तो मट्टी नीचे दबेगी, तो दबने के बाद में ये ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी। इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको मट्टी, जब प्लांट का आई लेवल और ग्राउंड का आई लेवल मिला के बाकी मट्टी भर लेंगे, ग्राउंड लेवल मिल जाएगा, उसके बाद आप थोड़ी सी मट्टी और भरें। इससे एक तो वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी, स्टेम के आसपास थोड़ा सा स्टेम ऊंचा आ जाएगा और उसका आई लेवल भी प्रॉपर्ली मेंटेन हो जाएगा। ये सभी अंकिता चेंज करना, ये आपको सभी चीजों के लिए सीजनल्स, एनुअल्स, पेरेनियल्स, इन सब को काम देगा। ये जो एक थंब रूल है कि आप जो बल्ब लगाते हैं, जब बेड में आप बल्ब लगाएंगे तो यदि बल्ब में झाग उग चुका है तो 1/3 ऑफ थिकनेस ऑफ द बल्ब, उतना आप गहराई में लेंगे। यदि आपका बल्ब की थिकनेस 2 इंच है तो उसका 1/3 आप जमीन मट्टी उसके ऊपर भरेंगे। यदि ज्यादा बड़ा है तो उसका 1/3 आप, क्योंकि उसको बाहर निकलने के लिए जो मेहनत लगती है और जो मट्टी में से फोड़ के कंद बाहर आएगा, कंद का झाड़, तो बिल्कुल ही यदि ग्राउंड लेवल पे रहा तो कंद बाहर होने लगेगा और एक्सपोज होता जाए, आगे जितना दिन जाए तो एक्सपोज नहीं हो, इसलिए 1/3 उसको आपको अंदर दबाना। और जो स्प्राउटेड है ऑलरेडी, उसमें आपको इस तरह से लगाना है कि उसका स्प्राउट पोर्शन ही आपके सॉइल लेवल पे, स्प्राउटेड पोर्शन ही सॉइल लेवल पे रहे, ये साफ। मेरे ख्याल से तो ये आज का अपना ये कवर हो गया। कल मैं आपको कुछ और पिक्चर्स और इसमें दिखाऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल हाँ। कल दिखाऊंगा। बाकी सॉइल के हिसाब से सबसे बड़ी चीज अब किसी भी बगीचे में इज दी सॉइल। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल थ्योरेटिकल पार्ट ले लिया, लेकिन वो इसलिए लिया कि इसके सॉइल के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। कल भी अपन काफी कुछ सॉइल का कवर करेंगे, क्योंकि सॉइल इज द बेस ऑफ अ गार्डन। यदि आपका बेस ही सही नहीं है, आपकी सॉइल ही सही नहीं है, तो आपका गार्डन सही हो ही नहीं सकता। तो उसको बेस सही करने के लिए आपको सॉइल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। इसीलिए मैंने ज्यादा आज और कल ज्यादा से ज्यादा पोर्शन थ्योरेटिकल सॉइल पे कवर किया। हो सकता है आपको थोड़ा सॉइल का पोर्शन बोर हुआ भी होगा, लेकिन उसको आप इग्नोर करिए, क्योंकि सॉइल बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कल अपन सॉइल का स्ट्रक्चर भी समझेंगे कि सॉइल का क्या स्ट्रक्चर होता है, जिससे आपको आगे समझने में सुविधा होगी। वैसे अभी अपन थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि नॉर्मल टूल्स, मेरे हिसाब से जो बड़े टूल्स को जरूरत पड़ती है बेड बनाने में, तो जो ज्यादातर आप लोगों को पता ही होगा बड़े टूल्स क्या है, अपना कुदाल है, पावड़ा है, गमेला है, वो सब दिखाने की मुझे जरूरत नहीं लगती। लेकिन छोटे टूल्स ज्यादा जरूरी, जिनसे आप इमीडिएटली काम कर लेंगे। एक तो ये सिकेटर, सिकेटर बहुत जरूरी होता है, हर गार्डनर्स के पास होना चाहिए। दूसरा, एक सादा खुरपी के लिए सादा सलाख। सलाख में देखिए सामने एक बेंड पोर्शन किया हुआ है, ये पीछे से हैंडल टाइप है। ये गमले में वगैरह सब पे बहुत आराम से चलती है, बहुत आसानी से आप इससे झाड़ बाहर निकाल सकते हैं, झाड़ लगा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा वर्सटाइल टूल है। ये आपको कोई बगीचे की दुकान वाला नहीं बताएगा, वो आपको बहुत सी अलग अलग चीजें बेचना चाहेगा, लेकिन इससे ज्यादा वर्सटाइल टूल दूसरा आपको नहीं मिलेगा। सबसे वर्सटाइल टूल यही। नहीं हो तो आप कोई लोहार के पास से बनवा ले, एक सलाख को पीछे से बेंड करें, सामने से चपटा करवा, बहुत सही चीज।
ये टूल्स में है, ये टूल्स आपके 2 रहे और बाकी तो जो बड़े टूल्स है वो रहे, गमेला वगैरह, फावड़ा वगैरह, जितनी आपको जरूरत पड़े। आपके पास कम गमले हैं तो उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बेड में या आपका बड़ा टेरेस गार्डन है तो उसमें आपको गमले की जरूरत पड़ेगी। जमीन मट्टी मिक्स करने के लिए फावड़े की जरूरत पड़ सकती है। बाकी कुछ विशेष बड़े टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। जी, छोटे थैंक टूल्स में यही और कई साइज की खुरपियां आती हैं, वो आप देख सकते हैं। आप गार्डन वालों की शॉप पे जाएंगे तो वहाँ आपको देखने बहुत से टूल्स मिल जाएंगे। वो आपको बहुत से दिखा देंगे लेकिन वो सब ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, एक चीज आपको जरूरी है, वो है स्प्रेयर। ये स्प्रेयर्स कई तरह के आते हैं। तो आप नॉर्मल गार्डन के लिए 2 लीटर कैपेसिटी का स्प्रेयर सही है। बहुत बड़ा आपका गार्डन है तो आपको बड़े स्प्रेयर लेने की जरूरत। नॉर्मल आपका छोटा गार्डन है, छोटा टेरेस गार्डन है, छोटा बालकनी तो और भी छोटा है, उसके लिए आपको छोटे छोटे स्प्रेयर चल जाएंगे। 2 लीटर का स्प्रेयर यदि आप लेंगे तो वो सबसे अच्छा होता है, मीडियम साइज से तो सब में काम करता है। मैं आपको कल स्प्रेयर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी लॉकडाउन होने से बहुत सारे टाइप में ला नहीं सकता हूँ, लेकिन एक आध 2 टाइप के स्प्रेयर्स आपको दिखा दूंगा। फोटोग्राफ में मेरे पास आ गए हैं, मैंने मंगवाए हैं, तो मैं आपको उनकी फोटोग्राफ दिखा दूँ। लेकिन नॉर्मली आपको स्प्रेयर और ये छोटे मोटे टूल्स जरूरी लेने रहेंगे। या ऑलरेडी आप गार्डनर हैं तो आपके पास में ऑलरेडी। मैं कई ऑर्गेनिक प्रोपोर्शंस बताऊंगा, वो मेरे प्रोपोर्शंस ज्यादातर 2 लीटर के लिए ही किए हुए हैं फॉर्मूले। उससे यदि आपको ज्यादा बनाना है तो रेशियो वाइज उस प्रोपोर्शन में आपको बढ़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, वो तो जैसा समय। ड्रूपिंग अशोक या बाजू बाजू में करीब करीब 3-3 फुट के डिस्टेंस से रो पूरी ड्रूपिंग अशोका की लगा देंगे तो अच्छे से ब्लॉक कर देंगे। या दूसरा तरीका है कि आपकी जो कॉमन बाउंड्री है, वॉल बाउंड्री के ऊपर आप जाली लगाइए, ट्रेलेस, उस पे आप कोई क्लाइंबर लगाइए। लेकिन वो 2,000 कॉस्टली अफेयर्स। ये ड्रूपिंग अशोका आपको बहुत आराम से 2-3 साल में उस हाइट को दे देगा। वैसे कैजुरीना भी ब्लॉक कर सकेगा लेकिन उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा वो हाइट। ड्रूपिंग ओके। अशोका इज द बेस्ट, बहुत फास्ट भी बढ़ता है। एक क्वेश्चन ये था कि ऑरेंज का प्लांट लगाया हुआ है 5 साल से, तो उसमें बहुत कम ऑरेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, उसको धूप कितनी मिलती है? प्रॉपर धूप मिलती है बिकॉज ईस्ट फेसिंग है। नहीं, ईस्ट फेसिंग है, उस पर कोई शेड आ रही हो? शेड उस पर आ रही है क्या? तो जिसने क्वेश्चन पूछा ही कैन आंसर अबाउट। शेड नहीं आ रही है। शेड नहीं आ रही, पूरे दिन भर की धूप मिलती है। यस। यदि दिन भर की धूप मिलती है तो आप, अच्छा, आपने वो सीड से लगाया था कि कलम से लगाया? यदि सीड से लगाया हुआ पौधा है तो वो 5 साल तो मतलब ये भी बहुत छोटा है। उसको और 1-2 साल बाद सीड अपना ये फल आने चालू हो। और यदि कलम का है तो भी 4 साल तक के फल नहीं आते। 4 साल के बाद में उसमें फल, पहले जो फ्रूटिंग होगी वो आपको तोड़ लेनी है। सेकंड थर्ड फ्रूटिंग से आपको रेगुलर लेना है, क्योंकि पहले फ्रूटिंग में जो फ्रूट होगा वो झाड़ का ज्यादातर न्यूट्रिशन का जाएगा तो उसकी ग्रोथ हैम्पर। थोड़े से लालच में नहीं आए कि हमको पहले साल ही फल मिल जाए, आप पहले साल के फल तोड़ लीजिए, उसके बाद ही जाइए। अभी आपका 4 साल है तो हो सकता है इस साल या अगले साल उसका पहला, उसके बाद ही उसमें फ्रूटिंग आनी चाहिए। ओके। आपको वेट करना पड़ेगा। एक ये कलम का लगाया हुआ है तो थोड़ा सा जल्दी।
सीड सीड का लगाए तो 1 साल ज्यादा लेगा। हाँ बोलो। ये दीपा जी का क्वेश्चन है, दीपा नथानी जी का। हाउ टू अवॉइड रोडेंट एंड रैट्स फ्रॉम द पॉट्स प्लांट? इन पॉट पॉट, प्लांट, पॉट प्लांट। पॉटेड प्लांट। हाँ, तो पॉटेड प्लांट्स आपके गार्डन में है कि ऊपर बालकनी में है कि छत पे? ये रिप्लाई करेंगी तो पता चलेगा। हाँ, क्योंकि रोडेंट्स का प्रॉब्लम छत पे तो आप उनके आने की एरिया ब्लॉक कर देंगे तो छत पे से रोडेंट ब्लॉक हो जाएगा। सबसे ज्यादा रोडेंट आते हैं नालियों के थ्रू, जो आपके छत बालकनी पे में, थ्रू। बालकनी हाँ, में, बालकनी में। बालकनी में। हाँ, तो बालकनी में भी रोडेंट्स का ज्यादा प्रादुर्भाव तो नालियों के थ्रू होता है, या बाजू की बालकनी से भी आ सकते हैं यदि बाजू वाले के यहाँ चूहे हैं। वैसे नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर और बालकनी में चूहे का प्रॉब्लम नहीं होता है। चूहों के लिए कोई ऑर्गेनिक मटेरियल तो नहीं है। आपको बेट मिलती है मार्केट में रोडेंट्स के लिए, वो आप बेट आप डाल देंगे तो बेट खा के चूहे मर जाएंगे। और ज्यादातर चूहे वो बेट जो आती है बेगोन की, वो आपको खुली एरिया में ही आके चूहे मारती है। बस आपको ये ख्याल करना है कि वहां कोई उनको पीने के लिए पानी नहीं हो, क्योंकि ये खाते से चूहे को बहुत प्यास लगेगी और वो पानी की तरफ दौड़ेगा। तो पानी नहीं हो ये आपको ख्याल करना है, पानी का हटा दें तो चूहे खुले एरिया में आके मरेंगे, तो आपको बास का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप उनको रिमूव कर सकते। या वो आजकल स्टिकी पैड भी आते हैं, वो स्टिकी पैड लगा देंगे तो उस पर भी चूहे आके चिपक। ऐसे ही यदि ऐसी गैलरी तो अच्छी होती, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। सपोज आपको बहुत ज्यादा गैलरी का प्रॉब्लम है तो वो भी इन्हीं चीजों से दूर होगी, लेकिन मेरे हिसाब से उसको आपको टॉलरेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इट सर, इतने क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर वॉल्यूम 1 एंड कल हम वॉल्यूम 2 के लिए मिलते हैं। बस कल से मैं कहूंगा कि जो लोग देखेंगे देखते टाइम ही अपने क्वेश्चन नोट डाउन करके रखें, उनको क्वेरीज समझने के लिए बेटर रहे। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद आपका समय लिया उसके लिए, आपका अटेंटिव रहने से के लिए धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं क्वेश्चन करके ही, वी विल ट्राई टू सॉल्व देम। क्योंकि हमारा भी ये पहला, जैसा आप लोगों में से भी कई का पहला एक्सपीरियंस है, वैसे हमारा भी जूम के साथ पहला एक्सपीरियंस है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब चीज इस पे कवर कर लें। तो यदि कुछ हमसे खामियां रही हो तो उसके लिए भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे और पॉइंट आउट करेंगे। तब उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, आपके रिमार्क्स दीजिए। थैंक यू सो मच।